Assalamu alaikum everyone, welcome back to SR Academy. In today's video, we are going to talk about the factors affecting the rate या speed of enzyme catalyzed reactions. वो जो भी रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसकी स्पीड को, उसके रेट को अफेक्ट कर सकते हो, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. वी हैव 4 फैक्टर्स: कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, टेम्परेचर एंड पीएच. इन सारे फैक्टर्स को हम एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहला फैक्टर हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के ऊपर. टेम्परेचर को डिस्कस करने से पहले एक टेम्परेचर का से रिलेटेड एक कॉमन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो टेम्परेचर सबसे पहले पता होना चाहिए आपको डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी पता है ना क्या होती है? एबिलिटी दैट एनर्जी व्हिच हेल्प्स यू कीप मूविंग. ठीक है, सो एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से मुझे तो पार्टिकल्स ऑफ कोर्स फास्टर मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज. यहाँ पे कौन से दो मॉलिक्यूल्स के कोर्स हम बात करेंगे? एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. उनकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीज होने से होता क्या है? ज्यादा से ज्यादा एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं. ज्यादा से ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. अब अगर मैं बात करूं कि मैं टेम्परेचर को कम कर दूं, तो होगा क्या? टेम्परेचर कम होने से, टेम्परेचर कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी कम होने से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कम हो जाएगी. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. तो ये एक जर्नल कॉन्सेप्ट है जो टेम्परेचर का याद रखना है. अब एक वो टेम्परेचर जिसपे एंजाइम अपना मैक्सिमम परफॉर्म करें. फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर 10 एंजाइम्स इन्वॉल्व थे, कितने? कोई भी रिएक्शन है उसके, ये कुछ भी है, उसके अंदर 10 एंजाइम्स है. अब 10 एंजाइम्स के अंदर ऑफ कोर्स 10 एक्टिव साइट्स हो गई, तो 10 एंजाइम्स के 10 एक्टिव साइट्स कंप्लीटली बाइंडेड हो विद द सबस्ट्रेट. सारे के सारे एंजाइम्स फुल्ड है, अपना मैक्सिमम काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा कि उनका मैक्सिमम रेट है या उनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी है. तो वो टेम्परेचर जिसपे एंजाइम्स अपना मैक्सिमम रेट या मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है. ह्यूमन बॉडी में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर ऑल द एंजाइम्स वो कितना होता है? अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब हमें मेन चीज ये पढ़नी है कि अगर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हो जाए या ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, बहुत एक्सट्रीम्स की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है तो वो तो बॉडी में कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स, जिससे वो बैलेंस हो जाता है, लेवल अप हो जाता है. बट एक्सट्रीम अगर कम हो जाए, एक्सट्रीम अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो एंजाइम्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर था, ये ऑप्टिमम हमारा मैक्सिमम रेट शो हो रहा है. इस टेम्परेचर के ऊपर वो कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस. अगर अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए, देखो 30 हुआ, 20, 10 हो जाए, तो 0 हो गया, तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं. एंजाइम्स का इनएक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि एंजाइम्स किल्ड हो गए हैं या वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे कभी भी. अगर टेम्परेचर वापस इंक्रीज हो, बैक टू नॉर्मल हो, तो एंजाइम्स कैन परफॉर्म देयर एक्टिविटी अगेन. इसलिए हम कहते हैं एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं. समझ, जैसे हाइबरनेशन पे नहीं चले जाता एनिमल्स, बिल्कुल उसी तरीके से स्लीपिंग सेल हो जाते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो 40 डिग्री सेल्सियस था, फिर 50 हो गया, 60 एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, तो इस टेम्परेचर पे होगा क्या? एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाएंगे. डीनेचर्ड का मतलब एंजाइम किल्ड हो जाएंगे ना. अगर टेम्परेचर दोबारा कम हो भी जाए, फिर भी एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी को दोबारा से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. एंड दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन के टेम्परेचर अगर कम हो जाए और टेम्परेचर ज्यादा हो जाए. टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल अगर टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज हो जाए. क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो रहे हैं, डीनेचर नहीं हो रहा है. बट अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पर इंक्रीज हो जाए और फिर मैं उसको दोबारा बैक टू नॉर्मल लेकर भी आ जाऊं, तब भी एंजाइम्स अपना नॉर्मल फंक्शन रीगेन नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि एंजाइम्स क्या हो चुके होंगे? किल्ड, डीनेचर हो चुके होंगे. इसलिए ये वाला जो रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा. तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए. अब ऐसा क्यों हो रहा है, इनएक्टिव में नहीं हो रहा है और उसमें हो रहा है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन. बस यहाँ पे आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्लियर करना था बेसिकली कि इफेक्ट क्या होता है हमारे पास एंजाइम्स का टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का एंजाइम्स पर.
अब यहाँ पे अगर हम देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम। अब हम डिस्कस करते हैं जो अभी हमने सारी बातें जो डिस्कस करी हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर के बढ़ने से होता क्या, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम, जो मैंने कहा मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सो दे मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर ऑफन, जिससे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से के इंक्रीज होने से होगा क्या, मोर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे पर यूनिट टाइम, मतलब रेट इंक्रीज हो रहा होगा। सिंपली क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, जो अभी हमने डिस्कस किया। देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। बेसिकली ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसपे मैक्सिमम एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी हो, एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी क्या कर रहा हो, परफॉर्म कर रहा हो। मैंने मैक्सिमम एक्टिविटी को उस तरीके से समझाया कि अगर हमारे पास 10 एंजाइम्स हो, तो 10 के 10 एंजाइम्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है, सबस्ट्रेट उस पर बाइंडेड है, वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट्स द मैक्सिमम रेट ऑफ एनी रिएक्शन। ठीक है, डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। किसकी बात की मैंने, ऑप्टिमम टेम्परेचर पहले डिस्कस किया। फिर मैंने क्या बोला, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस पर रहते हैं, तो एक्सट्रीमोफिलिक भी कहते हैं। मतलब ये एक्सट्रीमोफिलिक मतलब हाई टेम्परेचर्स पर रहते हैं, 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस बहुत टेम्परेचर होता है, इसके ऊपर जो है ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे होते हैं। और कुछ होते हैं जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रहे होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज भी होता है। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स वगैरह हो गए कुछ टाइप के, तो उसके अंदर क्या होता है कि अराउंड 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम्स प्रेजेंट इन दो दैट हायर ऑर्गेनिजम्स मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, बट हम अभी ह्यूमंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो अराउंड कितना 37 डिग्री सेल्सियस हम इसको कंसिडर करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बट वो मेंटेन हो जाता है। अगर बहुत एक्सट्रीमली डिक्रीज हो गया और एक्सट्रीम जो है वो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर फ्रॉम द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो फिर नुकसानदेह हो सकता है। वो अब हम डिस्कस करते हैं क्यों नुकसानदेह हो सकता है, पहले ये देखते हैं, फिर हम दोनों कंडीशंस को देखेंगे कि टेम्परेचर अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि इनएक्टिव और डीनेचर हो रहे हैं। एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था अपनी वीडियोस में कि प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर। एंजाइम क्या है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उसका, प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, प्रोटीन होता है। तो दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर, के टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने से उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफेक्टेड होता है। अब हम पहली कंडीशन ले रहे हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज हो गया है। टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाए तो होगा क्या कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर ना एंजाइम के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये क्या हो जाएंगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। हमें पता है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए या फॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिनको हम कुछ रिएक्शंस में भी कैटेगराइज करते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या फॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किसी में एनर्जी रिलीज हो रही होती है, किसी में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ऐसे किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो हैं ब्रेक डाउन हो जाती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इतनी एनर्जी इनको मिल जाती है कि वो बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब बॉन्ड्स के टूटने से होता क्या है, ऑफ कोर्स टर्शियरी स्ट्रक्चर ही ब्रेक डाउन हो गया। वो कैसे होता है वो देखते हैं। इस किस्म का हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, बॉल लाइक, जिसकी वजह से अगर हम इसको एंजाइम्स में देखें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसमें पर्टिकुलर एक्टिव साइड होती है, उसकी इस तरीके से शेप जिस पे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। ये जो हमें ये कॉइलिंग फोल्डिंग नजर आ रही है बॉन्ड्स की वजह से ही है। अब जब ये बॉन्ड्स ही टूट जाएंगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली उसकी एक्टिव साइड की शेप ही क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अब देखो अगर कोई सबस्ट्रेट इस टाइप का, ऑफ कोर्स हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है सबस्ट्रेट टू द शेप ऑफ द एक्टिव साइड, इस पे फिट हो रहा है, और अगर एंजाइम की शेप ऐसी हो गई आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ टर्शियरी बॉन्ड या उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो क्या वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इस पे फिट इन हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। तो एंजाइम क्या होगा, कंप्लीटली डीनेचर हो जाता है। तो होता क्या है, सिंपली एंजाइम गॉट डीनेचर, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जीरो। मैं कम नहीं बोलूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस पे फर्दर
सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर सकता, जब सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर रहा तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा, जब रिएक्शन ही है तो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए टेम्परेचर तो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टर्शरी स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है, एंजाइम डिनेचर हो जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जो पीछे हमने अभी ग्राफ में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने 60 डिग्री पे शो किया था कि एंजाइम क्या हो रहे हैं, डिनेचर हो रहे हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं किसको, कि अब अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हो जाए, अब अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट वो डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो उनकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कम हो गई, इफेक्टिव कोलिजन कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी क्या हो गया, कम हो गया। वो कैसे कम हुआ, क्यों, कि जब कोलिजन कम हो रही है बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट तो लेस प्रोडक्ट फॉर्म होगा पर यूनिट टाइम, एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, एंजाइम डैमेज नहीं होंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे टेम्परेचर कम करने से बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और उनको इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बट टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो उसमें बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते। ऑफ कोर्स जब बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो एंजाइम का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो रिटेन्ड रहेगा, वो वैसा ही रहेगा, उसकी शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो टेम्परेचर कम होने से एंजाइम की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कम कांटेक्ट में आएंगे। जब कम कांटेक्ट में आएंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी कम होगी। तो हम ये डिस्कस करते हैं कि इस तरीके से रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कम हो गई, लेकिन इसमें एंजाइम की शेप इफेक्ट नहीं होती, एक्टिव साइट की एंजाइम का स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, टर्शरी स्ट्रक्चर उसका सेम रहता है, रिटेन्ड रहता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर टेम्परेचर में वापस इंक्रीज करूं तो एंजाइम्स बैक टू नॉर्मल अपनी एक्टिविटी पे वापस आ जाएंगे। तो एंजाइम इसमें डैमेज नहीं होते, टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम डैमेज हो रहे थे क्योंकि उसमें उसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटी इज रिवर्सिबल। मैंने ग्राफ को डिस्कस करते हुए भी बताया कि इसमें एक्टिविटी क्या होगी, रिवर्सिबल। अगर मैं टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज कर दूं तो एंजाइम्स दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फैक्टर विच इज इफेक्ट ऑफ पीएच। अभी ओवरऑल हमने टेम्परेचर डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच होता क्या है बेसिकली, पीएच क्या होता है, पीएच इज अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है, उसको मेजर करने के लेवल को हम पीएच कहते हैं, ठीक है। हर एंजाइम जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम कर रहा था उसी तरीके से हर एंजाइम वर्क्स ऑन स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच एंजाइम का कौन डिसाइड करेगा, जिस सराउंडिंग में वो मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल अगर स्टमक के एंजाइम्स हैं तो उनका पीएच डिफरेंट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एंजाइम्स है उनका पीएच डिफरेंट होगा। तो जिस सराउंडिंग में वो एंजाइम्स मौजूद होंगे उसका पीएच बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होगा, सराउंडिंग मीडियम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे टेम्परेचर में तो ये था कि सारे एंजाइम्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस की ओवरऑल बॉडी में सेम है, बट पीएच नहीं है। क्यों, क्योंकि हर बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, डिफरेंट मीडियम्स मौजूद हैं, डिफरेंट सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या हो रहा होता है, पीएच चेंज हो रहा होता है। ऑप्टिमम पीएच से अगर पीएच ज्यादा हो जाए या पीएच कम हो जाए तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। टेम्परेचर में हमने पढ़ा था कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो उसमें एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, लेकिन अगर कम हो रहा है तो एंजाइम्स इनएक्टिव से डीनेचर नहीं हो रहे थे। लेकिन पीएच में ऐसा नहीं है। पीएच में अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच से पीएच जो है वो ज्यादा हो जाए या पीएच कम हो जाए तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है, लॉस ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ऑफ एंजाइम ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। अब हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं आयनिक बॉन्ड्स, इसको जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। कैसे समझते, देखो याद हम डिस्कस किया था कि अमाइनो एसिड्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर हमारे पास एक अमाइन ग्रुप होता है, NH2 करके एक अमाइन ग्रुप अटैच हुआ हुआ होता है, ठीक है। और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है COOH का। तो नॉर्मली ये जो COOH है ये किस फॉर्म में रह रहा होता है, CO नेगेटिव की फॉर्म में, और ये रह रहा होता है H3O पॉजिटिव की फॉर्म में, NH3
पॉजिटिव की फॉर्म में रह रहा होता है, ठीक है। और इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के दरमियान कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होते हैं। ये भी हम यहाँ पे डिस्कस, यहाँ पे क्या लिखा है? आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होते हैं। पीएच के ज्यादा या कम होने से ये जो आयनिक बॉन्ड्स है ना, ये ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। पीएच कम होगा या पीएच ज्यादा होगा, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ अपनी वीडियोस के अंदर, तो उसको प्लीज देख लीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। वो वहां मैंने बताया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो सिंपल बस आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि अगर टर्शरी स्ट्रक्चर आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाए तो टर्शरी स्ट्रक्चर उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट्स के अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद होती हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड चार्ज्ड होती हैं ड्यू टू डिफरेंट ग्रुप्स जो उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पीएच के ज्यादा या कम होने से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होती है, जिसकी वजह से होता क्या अल्टीमेटली, जो हमारे जो टर्शरी बॉन्ड्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, डिस्टॉर्टेड भी कहते हैं, जिससे लेस प्रोडक्ट फॉर्म होगा पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा व्हेन एंजाइम्स आर डीनेचर्ड। तो ये वाली जो बात है कि पीएच बढ़ाने से या पीएच कम करने से किस तरीके से जो है वो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, ये ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ एंजाइम की, सो प्लीज डू चेक इट आउट ताकि ये वाली बात क्लियर हो जाए। मैंने वहां पे बताई, इसलिए मैं दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बस इतना पता होना चाहिए अभी कि आयनिक बॉन्ड्स के ब्रेक होने से टर्शरी स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो रहा था, जब स्ट्रक्चर ही उसका खराब हो रहा था, एक्टिव साइट की शेप खराब हो गई, तो एंजाइम्स क्या हो गए? डीनेचर्ड हो गए, उसकी शेप खत्म, तो सबस्ट्रेट उस पर बाइंड ही नहीं कर सकेगा, रिएक्शन होगा ही नहीं एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल बी जीरो। अब इसको ग्राफ की फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं। हर एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच होता है, जैसे मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स का ऑप्टिमम पीएच होता है बॉडी के अंदर 2 हो गया, किसी का 7 हो गया, किसी का 9 हो गया। तो वो एंजाइम्स जिनका पीएच अराउंड 1.5 से 2 तक का होता है, एसिडिक पीएच होता है, दोज एंजाइम्स आर फाउंड इन स्टमक। स्टमक में क्यों? क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, HCl। मैंने क्या बताया था? हर एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट होगा ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, कि वो किस मीडियम में, किस सराउंडिंग में प्रेजेंट है। स्टमक के अंदर ऑलरेडी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से वहां पे एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम पीएच होगा वो भी क्या होगा? एसिडिक होगा। तो जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, दीज टू एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्टमक, जिनका पीएच ऑप्टिमम पीएच अराउंड 1.5 टू 2 तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ मिलेगा? ऑफ कोर्स सलाइवा में मिलेगा। उसका पीएच अराउंड कितना होता है? 7 होता है। नॉर्मली जो अमाइलेज एंजाइम्स हैं, ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये न्यूट्रल पीएच पे काम कर रहा होता है, सलाइवा के अंदर होता है, प्रेजेंट इन द माउथ। नेक्स्ट वी हैव व्हाट एंजाइम्स फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यहाँ पे देखो, मीडियम चेंज होने की वजह से, सराउंडिंग चेंज होने की वजह से ऑप्टिमम पीएच हर एंजाइम का डिफरेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, सक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, पेप्टिडेज, इनका पीएच अराउंड 8.5 टू 9। स्लाइटली अल्कालाइन पीएच होता है, बेसिक पीएच होता है इनका, स्लाइटली बेसिक पीएच होता है। सलाइवरी अमाइलेज का न्यूट्रल होता है एंड ये जो पेप्सिन, रेनिन है, इनका एसिडिक पीएच होता है। तो बस पीएच में याद रखना है, एवरी एंजाइम वर्क्स ऑन एन ऑप्टिमम पीएच, जो कि डिपेंड्स करता है ऑन द सराउंडिंग इन विच दे आर प्रेजेंट। कुछ बस ये है कि अगर ऑप्टिमम पीएच से पीएच ज्यादा या कम हो जाए तो एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? डीनेचर, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरा फैक्टर, विच इज इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। जब हम एक फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं ना, उसका मतलब ये है हमने बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। क्योंकि अगर मुझे किसी एक फैक्टर का इफेक्ट चेक करना है तो मैं बाकी फैक्टर्स को तो कांस्टेंट रखूंगी ना, क्योंकि उन फैक्टर्स की वजह से भी एंजाइम पर इफेक्ट पड़े, एंजाइमेटिक रिएक्शन के रेट पर। तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे कौन सा होगा? टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सब क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम क्या मेजर कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। तो उसको डिस्कस करते हैं। As the enzyme concentration increases, enzyme की concentration बढ़ने से होता क्या है? Of course, there are more enzymes available to bind to substrate. ज्यादा से ज्यादा active sites मौजूद हैं substrate के लिए, क्या क्या, ताकि वो क्या कर सके? Bind कर सके। तो substrate क्या करेगा? Bind करेगा to enzyme to convert it into product. क्यों? क्योंकि there are more enzyme available to bind to substrate. जब एंजाइम्स ज्यादा मौजूद होंगे तो ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट कम वक्त में बाइंड हो सकेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा जो रेट है, स्पीड है किसी भी रिएक्शन की, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देयर विल बी इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट।
जिसकी वजह से मोर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा पर यूनिट टाइम एंड द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम की कंसंट्रेशन थी पहले 0.2, फिर हुई 0.4, 0.6, 0.8। क्या नोटिस कर रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन तब तक इंक्रीज होगा जब तक के सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटिंग नहीं हो जाती। लिमिटिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाए जाऊं और पीछे से सबस्ट्रेट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और जब पीछे सबस्ट्रेट है ही नहीं बाइंड करने के लिए, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थे मेरे पास अराउंड 20 सबस्ट्रेट। कितने सबस्ट्रेट थे, 20 सबस्ट्रेट थे, ठीक है। और एंजाइम्स थे मेरे पास शुरू में 5 एंजाइम्स थे, ठीक है। और सबस्ट्रेट कितने थे, 20 सबस्ट्रेट थे। अब मैंने क्या किया, एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। 5 से पहले मैंने इसको किया, कितना किया, 5 से पहले मैंने इसको कर दिया 10, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम ज्यादा होने से सबस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा बाइंड कर पा रहे हैं एक्टिव साइट से, और रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी भी यहाँ तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम से ज्यादा है। अब मैंने एंजाइम की कंसंट्रेशन और बढ़ाई और उसको कर दिया मैंने अराउंड 15। अभी भी क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। कितना होगा, इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ देखो एंजाइम की कंसंट्रेशन 0.2 थी, इंक्रीज हुआ, 4 इंक्रीज, 6 इंक्रीज, 8 इंक्रीज, देन जाके वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो पहले 5 हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ, 10 हुआ, इंक्रीज हुआ, 15 हुआ, इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट्स अवेलेबल थे, ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट कम टाइम में क्या हो सके, एंजाइम से बाइंड कर सके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। अब मैंने एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा के कर दी 25। कितने कर दिए, 25। क्या अब पहले मैंने किए, चलो 20 कर दिए, कितने कर दिए, 20। अब एंजाइम भी 20 है, सबस्ट्रेट भी 20। अब तो मैक्सिमम शो होगा रेट, ऑप्टिमम मैक्सिमम रेट हो रहा होगा, एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट सबस्ट्रेट जल्द से जल्द एंजाइम प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है। अब अगर मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन फर्दर बढ़ाकर कर दूं 25, क्या अब रेट ऑफ रिएक्शन किसी के ओवरऑल जो स्पीड है रिएक्शन की, उस पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट कितने थे, 20, और मैंने एंजाइम्स भले 25 कर दिए, तो दोस 5 एंजाइम्स जो हैं वो रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट ही नहीं है बाइंड करने के लिए। तो इस कंडीशन में जो सबस्ट्रेट की कंडीशन कंसंट्रेशन होती है ना, वो लिमिटिंग हो जाती है। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर नॉर्मल टर्म्स में कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि कम अमाउंट में मौजूद हो, वो क्या हो जाता है, लिमिटिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया कि एंजाइम्स तो मैंने बढ़ा दिए, बट यहाँ पे हुआ क्या कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, लिमिटिंग हो गई। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, इज अ कंडीशन दैट प्रिवेंट द रिएक्शन रेट फ्रॉम इंक्रीजिंग फर्दर। अब भले मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन 25 से 30 कर देती, 35 कर देती, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसे ही कांस्टेंट रहता, जो कि वो 20 पड़ता। क्यों? क्योंकि उस वक्त एंजाइम्स जितने भी सबस्ट्रेट थे वो सारे के सारे क्या होगा, यूटिलाइज होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब सबस्ट्रेट ही नहीं है तो कन्वर्जन ही नहीं होगी इनटू प्रोडक्ट, एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो इंक्रीजिंग फर्दर इवन इफ अदर फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटिंग ना हो, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड में तो ये है, फिर ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अनलिमिटेड है तो मैं एंजाइम्स को बढ़ाती रहूंगी, कंसंट्रेशन बढ़ाती रहूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता रहेगा और होता रहेगा, एंड इट विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बट अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटिंग है, अनलिमिटेड नहीं है, तो ऑन दैट स्पेसिफिक कंडीशन जो है फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त कुछ हद तक मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटिंग हो रही है देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कांस्टेंट। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए, इससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे देख लेते हैं, एज एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस बियॉन्ड 0.8। देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कितना, 0.8। एज एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज
बियॉन्ड 0.8, अब आगे क्या होगा जब 0.8 से बड़ी, the substrate concentration becomes a limiting factor. So the rate of reaction does not increase, कम भी नहीं होगा, increase भी नहीं होगा, constant रहेगा. ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को भी देख लेते हैं. एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ने से मोर सबस्ट्रेट इज अवेलेबल, ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा. So there is increased frequency of collisions. Frequency of collision, effective collision increase होगी between which molecules? Between substrate and the enzyme. जिसकी वजह से more enzyme substrate complex form होगा per unit time. As a result होगा क्या? कि as a result more product form हो रहा होगा per unit time. And the rate of reaction increases and reaches Vmax at 0. Vmax मैंने क्या बताया? ऑप्टिमम या मैक्सिमम रेट पर पहुंच जाएगा. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि 20 एंजाइम्स हैं एंड 20 सबस्ट्रेट है. ऑल द एंजाइम्स आर एक्यूमुलेटेड विद द सबस्ट्रेट. उस वक्त हर एंजाइम अपना मैक्सिमम परफॉर्म कर रहा है. ईच सबस्ट्रेट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. उस मैक्सिमम के बाद अगर मैं फर्दर इंक्रीज भी कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये चीज यहाँ पर भी है. ठीक है, अब इसको देखो. यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अब जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. पहले 0.2 फिर 4 कंसंट्रेशन की, 6 की, 8 की और यहाँ पे इंक्रीज. और ये 8 पे क्या है? वी मैक्स ऑप्टिमम जो है वो काम कर रहा है. अब यहाँ पे हुआ एंजाइम कंसंट्रेशन लिमिटिंग. फॉर एग्जाम्पल, अब इसको अगर मैं इसको ऐसे समझा दूं, जैसे मैंने कहा कि अब हमारे पास कितने एंजाइम्स हो गए हमारे पास 40 एंजाइम्स है. कितने एंजाइम्स है मेरे पास? 20 एंजाइम्स ले लेते हैं. चलो 20 एंजाइम्स है मेरे पास. ठीक है, एंड सबस्ट्रेट था मेरे पास कितना? सबस्ट्रेट था मेरे पास 5 था. अब कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो गई जो हमने पीछे पढ़ी थी. ठीक है, अब ऑल्दो सबस्ट्रेट कितने 5, एंजाइम्स कितने बहुत सारे हैं, तो ये एंजाइम के ज्यादा होने से यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा? सबस्ट्रेट कितना है? 5 है, तो 5 सबस्ट्रेट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, लेकिन अब मैं सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर देती हूँ टू 10. तो 10 अगर मैंने सबस्ट्रेट कर दिए तो ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा. फिर 10 से मैंने इसको कर दिया 15 और इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. 15 से मैंने कर दिया 20. कितना कर दिया? 20. अब ये जो 20 है ना, इस पे वी मैक्स होगा. वी मैक्स का मतलब मैक्सिमम एक्टिविटी शो हो रही होगी. मैक्सिमम एक्टिविटी क्यों? क्योंकि ऑल द सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टिंग इनटू इन प्रोडक्ट बाय द एंजाइम्स. क्यों? जितने एंजाइम्स हैं उतने ही सबस्ट्रेट है. ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट और जल्दी से जल्दी क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन और फर्दर इंक्रीज करेगा. लेकिन अब अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके कर दूं 25, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट विल रिमेन कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि एंजाइम्स कितने थे? 20. तो यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन लिमिटिंग हो गई. लिमिटिंग कोई भी ऐसी चीज जो कि शॉर्टेस्ट सप्लाई में मौजूद हो, जो कि कम अमाउंट में मौजूद हो, उस वक्त वो क्या हो जाती है? लिमिटिंग हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, किचन में देयर आर शेफ्स एंड इंग्रेडिएंट्स. अगर इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा हैं और शेफ्स कम है, तो यहाँ पे शेफ्स क्या हो गए? लिमिटिंग हो गए. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि शेफ्स ही कम है. और अगर शेफ ज्यादा है और इंग्रेडिएंट्स कम है तो उनके ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिमिटिंग है. तो यही कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होती है. अगर मैं अब सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को 25 से बढ़ा के कितना कर दूं? 30 कर दूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा. क्यों? क्योंकि एंजाइम्स क्या है? लिमिटिंग है, लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा. क्यों? क्योंकि जब तक एंजाइम में बाइंड ही नहीं करेंगे, दोज सबस्ट्रेट्स विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो इस सिचुएशन में एंजाइम कंसंट्रेशन लिमिटिंग हुई और उस कंडीशन में कौन थी? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिमिटिंग थी. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत. अब देखो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. क्या है यहाँ पे कि एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस बियॉन्ड 0.8, जो पीछे हमने वैल्यू डिस्कस करी, एंजाइम कंसंट्रेशन बिकम्स लिमिटिंग एंड द रेट ऑफ रिएक्शन स्टेज कांस्टेंट. दिस मैक्स पॉसिबल रेट इज नोन एज V max because all the enzymes are filled with the substrate and are working at maximum possible velocity, जो भी हम पीछे डिस्कस करके आए. अब Vmax क्या होता है? एक अच्छी डेफिनेशन देख लेते हैं Vmax की. एंजाइम्स आर वर्किंग एट देयर मैक्स पॉसिबल रेट. All the enzymes are filled with substrate and remaining substrate are in queue. हमने पीछे डिस्कस किया कि
एंजाइम्स 20 थे, मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 25 कर दी, 30 कर दी, तो उस कंडीशन पे सारे एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, सारे के सारे एंजाइम्स आर फिल्ड विद सबस्ट्रेट, कोई भी एक्टिव साइट खाली नहीं है, तो बाकी के जो 10 सबस्ट्रेट मैंने इंक्रीज किए, एंजाइम थे 20, मैंने सबस्ट्रेट पहले 25 किए, फिर 30 किए, तो वो जो 10 सबस्ट्रेट होंगे ना वो क्यू में होंगे, वो वेटिंग पर होंगे कि पहले वो वाले सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, फिर ये वाले सबस्ट्रेट जाके दोबारा उसी एंजाइम से बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, वो क्या हुआ, कांस्टेंट रहा। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे ओवरऑल समरी सारे फैक्टर्स की कि किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, ताकि एक क्लियर इमेज बन जाए माइंड में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है एंजाइम की एक्टिविटी। ऑप्टिमम टेम्परेचर गिव्स मैक्सिमम एक्टिविटी, हमने डिस्कस किया। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, एंड दैट इज रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर को दोबारा इंक्रीज करूं तो एंजाइम्स विल बी बैक टू नॉर्मल, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने लगेंगे। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड, खत्म हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं, एंड दैट इज इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि दोबारा अगर मैं टेम्परेचर कम कर भी देती हूँ तो जो एक्टिव साइड है, जो उसका स्ट्रक्चर है टर्शियरी, वो क्या हो गया, खराब हो गया, बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो गए, फर्दर दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर सकेगा टू एनी पर्टिकुलर एंजाइम, तो रिएक्शन परफॉर्म हो गई नहीं। नेक्स्ट, एवरी एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच, जैसे कि टेम्परेचर था। बस ये है कि पीएच के कम या ज्यादा होने से आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों कंडीशंस में, पीएच बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर ज्यादा होने से बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे थे, टेम्परेचर कम होने से नहीं हो रहे थे। बट यहाँ पे पीएच के ज्यादा या कम दोनों से आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक्टिव साइट डिस्टॉर्ट हो जाती है, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। Increasing enzyme concentration increases rate only if substrate is sufficient. अगर substrate ज्यादा unlimited amount में है तभी enzyme की concentration बढ़ने से rate increase होगा। क्यों? क्योंकि अगर substrate limited हो जाएंगे तो अगर मैं further enzymes की concentration को increase कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If substrate is limited, reaction rate becomes constant limiting factor. Increasing substrate concentration increases rate until Vmax. अभी हम पीछे डिस्कस कर क्या है कि all enzymes are occupied with substrate. At Vmax, all enzymes are saturated, मतलब filled with that substrate. Enzymes become limiting. ठीक है? तो this was all about the enzymes. हमने डिटेल में फैक्टर्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, एंजाइम की एक्टिविटी को। डिटेल में एक समरी भी देख लिया हमने शॉर्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये रिवीजन में आसानी से, एमसीक्यूज बहुत बनते हैं। ये ज्यादातर इन दो चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सबस्ट्रेट लिमिटेड है या नहीं है, तो कौन लिमिटिंग फैक्टर है, किस कंडीशन में क्या है, पीएच में कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, टर्शरी टेम्परेचर में कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। So this is a really quick short summary. I hope you like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Till then, take care. Thank you. Allah Hafiz.